हेलो दोस्तों, आपका प्रदीप स्टडी सर्किल में स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने शक वंश के बारे में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कुषाण वंश के बारे में जानेंगे। प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और पसंद आने पर वीडियो को लाइक व दोस्तों को शेयर अवश्य कर दें। यदि चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुषाण वंश। कुषाण वंश भी भारत के प्राचीन वंशों में शामिल है। कुषाण वंश का इतिहास चीनी ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है। चीनी ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कुषाण कोयुची के थे, जो चीन में कांसू नामक स्थान पर रहते थे। बीते समय के साथ कोयुची जाति का विभाजन हो गया और यह जाति 5 शाखाओं में विभाजित हो गई। इन 5 में से थे एक कुषाण। कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कटफिसेस को माना जाता है और कुषाण वंश का कार्यकाल 15 ईस्वी से 151 ईस्वी तक माना जाता है। वासुदेव सेकेंड कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुषाण वंश की स्थापना 15 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश के प्रथम शासक कुजुल कटफिसेस ने यवन, काबुल, सिंध, कंधार, पेशावर और शक राजाओं को पराजित करते हुए इस वंश की स्थापना की। दोस्तों, अब हम लोग कुषाण वंश के इतिहास के विस्तृत चर्चा करते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि कुषाण वंश का उदय किस प्रकार हुआ। ऐतिहासिक प्रामाणिकता के आधार पर देखा जाए तो कुषाण वंश चीन के पश्चिम भूभाग से पैदा हुआ था। युएझी नामक एक खाना बदोश जनजाति और कबीला था। जब इनका सामना हुई गानू जात के कबीलों से हुआ तो युएझी राजा की मृत्यु हो गई। इन्हें अपना क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। युएझी राजा की मृत्यु के पश्चात उनकी रानी के नेतृत्व में यह कबीला आगे बढ़ा, एक ऐसी सुरक्षित जगह और स्थान की खोज में जहां पर यह अपना जीवन यापन कर सकें। धीरे धीरे यह कबीला इली नदी के समीप जा पहुंचा। यहां पर पहले से मौजूद वहसून नामक कबीलों से इनका सामना हुआ। ये संख्या में बहुत अधिक थे, इसलिए वहसून नामक कबीले के लोगों को आसानी के साथ परास्त कर दिया और इस भूभाग पर इनका अधिकार हो गया। यहां से आगे बढ़ते हुए ये कबीला भारत में प्रवेश कर गया। इस कबीले के कुछ लोग इली नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में ही बस गए, जिन्हें लघु ह्यूची, और जिन्होंने भारत में प्रवेश किया उन्हें महान ह्यूची के नाम से जाना गया। लगातार आगे बढ़ रहे इस कबीले का सामना शकों से भी हुआ। इनकी संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए इन्होंने शकों को पराजित कर दिया। इन्होंने बैक्ट्रिया पर अपना कब्जा कर लिया। चीनी साहित्य और ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इन्होंने तक्षशिला पर विजय प्राप्त की। इसी कबीले के लोगों को कालांतर में कुषाण, कुश या खस नाम से पहचाना जाने लगा। कुषाण वंश का शासन और राज विस्तार कश्मीर, पंजाब, मथुरा और तक्षशिला तक विस्तृत रूप में फैला हुआ था। कुषाण वंश के शासनकाल में खरोष्टी और यूनानी लिपि में लिखित सोने और तांबे के सिक्कों का प्रचलन बढ़ा, जिसका श्रेय राजा कुजुल कटफिसेस को जाता है। भारत में आने के पश्चात कुषाण वंश के शासकों ने भारतीय सभ्यता और परंपराओं का पालन करना शुरू कर दिया। अगर कुषाण वंश के सिक्कों को देखा जाए तो इन पर त्रिशूल, शिव, बैल के चित्र अंकित हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि इन्होंने भारतीय संस्कृति को स्वीकार किया और उसमें घुल मिल गए। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क का शासनकाल 127 ईस्वी से 151 ईस्वी तक माना जाता है। कनिष्क कुजुल कटफिसेस के पुत्र थे। इस तरह क्रमिक रूप से कुषाण वंश का उदय हुआ था। नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान कुषाण वंश शासकों के दरबार में रहते थे। कुषाण वंश के मुख्य शासक
कुजुल कटफिसेस के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बिम कटफिसेस। ये कुषाण वंश का शक्तिशाली राजा होने के साथ महेश्वर की उपाधि भी धारण की। अफगानिस्तान के राबाटक नामक स्थान से 1993 में राजा कनिष्क का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जिससे ज्ञात होता है कि कुजुल कटफिसेस, ओइमो टाक्टू और विम कटफिसेस के बारे में लिखा हुआ है। विम कटफिसेस ने अपने साम्राज्य विस्तार पर विशेष ध्यान दिया, जिसके तहत उसने चीन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। मध्य भारत के पश्चिम और दक्षिण भाग में आंध्र प्रदेश तक उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। शैव धर्म के उपासक विम कटफिसेस के समय के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर शिव, त्रिशूल और बैल के चित्र अंकित हैं। दूसरे शासक हैं कुषाण शासक कनिष्क। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध राजा हुए, जिनका नाम था कनिष्क। इनके इतिहास को लेकर इतिहासकारों में काफी मतभेद है। कई इतिहासकार इनके कार्यकाल को ईसा से पूर्व बताते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार इन्हें 100 ईस्वी के आसपास का मानते हैं। जब कुषाण वंश के प्रतापी शासक कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, तब वहां पर जीत के बाद राजा से बड़ी रकम की मांग की। कनिष्क से पराजित होने के बाद वहां के राजा ने कनिष्क को उपहार स्वरूप बौद्ध धर्म के विख्यात विद्वान अश्वघोष तथा महात्मा बुद्ध के एक जलपात्र का दान किया। इन चीजों को उपहार स्वरूप प्राप्त करके राजा कनिष्क बहुत प्रसन्न हुए और पाटलिपुत्र के राजा को दंडित किए बिना ही वापस लौट गए। कौशांबी और श्रावंती नामक स्थानों से राजा कनिष्क के शिलालेख और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है कि राजा कनिष्क का राज्य कौशांबी से लेकर श्रावस्ती तक फैला हुआ था। इतना ही नहीं, कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने कश्मीर पर भी अपना अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। एशिया के अधिकतर भूभाग पर अपना अधिकार जमाने के बाद कनिष्क यही नहीं रुके और उन्होंने चीन पर आक्रमण करते हुए वहां के कुछ भाग पर अपना कब्जा कर लिया। इस युद्ध में पेन्यांग नामक चीनी सेनापति पराजित हुआ। खोतान, कासंगर, यारकंद नामक स्थान पर भी कुषाण वंश का राज हो गया। कुषाण वंश की प्रशासनिक व्यवस्था। कुषाण वंश की प्रशासनिक व्यवस्था सुनियोजित और सुदृढ़ तो थी ही, साथ ही अधिकतर शक्तियां सैनिकों के हाथ में थीं। कुषाण वंश की प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए तो इन्होंने सुचारू रूप से शासन चलाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर रखा था और वहां पर उनके ऊपर अलग अलग अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इन छोटे छोटे विभाजित प्रांतों को क्षत्रप कहा जाता था। कुषाण वंश और धर्म। कुषाण वंश के लोग भारत के अंदर प्रवेश करते गए। उन्होंने भारतीय संस्कृति और वैदिक धर्म को अपनाना शुरू कर दिया। हालांकि अधिकतर कुषाण वंश के शासकों को बौद्ध धर्म का अनुयायी माना जाता है। कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क ने कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। यह उनके बौद्ध होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। कुषाण वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के साथ साथ अन्य धर्मों का आदर करते थे, जिनमें वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और यूनानी धर्म से संबंधित कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो राजा कनिष्क के समय से संबंध रखते हैं। कुषाण वंश का साहित्य और कला में योगदान। कुषाण वंश का साहित्य और कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वसुमित्र जैसे बौद्ध विद्वान कुषाण शासकों के शासन काल में ही थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई विद्वानों और साहित्यकारों को अपने राज्य में आश्रय दिया था, जिनमें मुख्यतः नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष जैसे विश्व प्रसिद्ध विद्वान कुषाण वंश शासकों के दरबार में रहते थे। प्रज्ञा परमिता सूत्र की रचना नागार्जुन ने की थी। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। चरक संहिता के रचयिता चरक को कुषाण वंश के शासकों ने अपने राज्य में जगह दी और उन्हें प्रोत्साहित किया।
कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म से संबंधित कई स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुषाण वंश के पतन के कारण भारत के प्राचीन कई विशाल साम्राज्य की भांति कुषाण वंश का भी अंत हो गया। कुषाण वंश की शासन प्रणाली पूर्णतया सैनिक व्यवस्था पर आधारित थी, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी आंतरिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने की वजह से आपसी कलह शुरू हो गया। ये भी कुषाण वंश के पतन का मुख्य कारण है। कुषाण वंश के शासकों से उनके अधीनस्थ राज्यों की प्रजा ज्यादा सुखी नहीं थी। कई जगह कुषाण वंश के शासकों का विरोध शुरू हो गया। लचर आंतरिक व्यवस्था के चलते कुषाण वंश के शासक राजा कनिष्क द्वारा किए गए लोक कल्याण कार्य भी ज्यादा प्रभावी रूप नहीं दिखा सके और कुषाण वंश का पतन हो गया। कुषाण वंश के अंतिम शासक वासुदेव सेकंड थे। इसके बाद कई कुषाण वंश के राजाओं ने शासन किया, किंतु इनके संबंध में कोई उल्लेखनीय साक्ष्य नहीं है। दोस्तों, अब ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर कोई महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।